रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत का जो फल है, जो मिलने का उस सफलता से जो मज़ा है, बहुत जल्द ही मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों 214 के सारे पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत इस वीडियो में किए जा रहे हैं। तो बने रहिए और हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं उनको हिट करते हुए हमारा यही एक तरीका है सॉल्व करने का। और पूरी वीडियो को प्लीज़ वॉच करना है और आपको ये पता लग जाएगा कि 214 में किस तरीके से सवाल आए थे। तो बने रहिए दोस्तों, करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। आज की मेरी मेहनत, अगर आपका एक नंबर भी आपके लिए एक नंबर भी आपके लिए अगर आपकी परीक्षाओं में मेरे लिए बनता है, मेरी मेहनत प्लीज़ आपका मेरा आपका साथ और मेरी मेहनत यस आपके लिए है। चलिए, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। 214 के सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो यस दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु दाब नापने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ इस बात को कर लेना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, अब बुरा लगे तब भी बताना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वो कह रहे हैं कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है, थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है, सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है या हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो जो वायु दाब होता है उस वो जो यंत्र होता है उसको नापने के लिए किस नाम, इसको नापने वाला जो यंत्र होता है किस नाम से जाना जाता है। यस दोस्तों, वेरी गुड, आपका आंसर जल्दी करेंगे। यस, कमेंट बॉक्स में जल्दी आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बैरोमीटर। वेरी गुड, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वायु वायु प्रेशर को नापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। वेरी गुड, बैरोमीटर। इस यंत्र को क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। वेरी गुड। इसमें क्या भरा हुआ होता है, एच जी। क्या भरा हुआ होता है इसमें, एच यानी कि पारा। क्या भरा हुआ होता है इसमें, पारा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख लेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन को ही इंपोर्टेंट करके डाल लेंगे। तो इसमें पारा भरा हुआ होता है। यस दोस्तों, इसमें पारा भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं, जो इसमें पारा भरा हुआ होता है तो ये जो पारा है क्या काम करता है। पारे को बोलते हैं मरकरी, यानी कि एच जी, मरकरी भरा हुआ होता है इसमें, एच जी यानी कि मरकरी भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है। और इस ये बैरोमीटर में जो पारा पारा अचानक नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी कि अगर आपकी ये है और नीचे की तरफ पारा गिर जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मौसम में अचानक गिरना, पारे का अचानक गिरना ये कहलाता है कि मौसम खराब होने वाला है। और मौसम के में क्या, आंधी, मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, आंधी, तूफान, आंधी और तूफान आने की संभावना। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पारे का अचानक गिरना, मरकरी का अचानक गिरना क्या है, यानी कि क्या क्या वायु दाब का अचानक गिरना क्या किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, यानी मौसम खराब होना और आंधी तूफान का आने का संकेत है, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लिख लेंगे। बात आती है थर्मामीटर। थर्मामीटर किस काम में आता है, थर्मामीटर मानव शरीर का जो हमारा टेम्परेचर होता है, मानव मानव शरीर मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान को मापने में काम में ये आता है ना, इसको हम मापते हैं। अगली बात आती है, दूसरा क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किस काम में आता है, सिस्मोग्राफ के लिए क्या है, जो भूकंपीय लिखेंगे, भूकंपीय है ना, भूकंपीय तीव्रता, क्या, भूकंपीय तीव्रता, भूकंपीय तीव्रता को मापने में, यानी कि कितने स्केल पर भूकंप आया है, भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए
सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर के बारे में बता देते हैं। हाइग्रोमीटर काम किस काम में आता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, किसकी? वायुमंडल की आर्द्रता, किसकी आर्द्रता? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में काम में आता है। तो एक बैरोमीटर भी हो गया, थर्मामीटर भी हो गया, सिस्मोग्राफ भी हो गया, और क्या हो गया? हाइग्रोमीटर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अब एक लास्ट बार ये सब्सक्राइब कर लेना, एक बार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये इसलिए कि हमारा मोटिवेशन बनता है, और बस, और तो कुछ है नहीं, आपकी तरफ से भी कुछ आता नहीं है, हमारा मोटिवेशन चलता। अगर तो कितनी बढ़िया बात है, जिसके पास से कुछ ना जाए वो आप दूसरे को सब कुछ दे दे, तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बीटी, इसमें वीटी नहीं है, ये इसमें ये कर देंगे वीटी। तो बीटी का पास क्या है? ये 209 के सारे पर्यावरण के क्वेश्चन हैं, प्लीज दोस्तों ढंग से देखेंगे। बीटी क्या है? बीटी कपास क्या? एक संकर पौधा है, अधिकतर बच्चे इसी को लगा देते हैं संकर पौधा है, तो ये नहीं है। एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या एक औषधीय पौधा है। देखो, बीटी कपास एक औषधि पौधा है, ये तो प्राकृतिक पौधा है। चलो प्राकृतिक पौधा तो सारे ही है। ये क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है ये? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आई होप आप समझ गए होंगे, यानी ख हमारा आंसर होगा ख। यस, समझ में बात आ गई। ये जो है हमारा ख एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या? बीटी। बीटी जो है एक हमारा ट्रांसजेनिक पौधा। इसमें कौन सा जीवाणु की उपस्थित हो, ये दिमाग में रखेंगे। ये तो हो गया आंसर। इसमें बात आती है मेन, इसमें कौन सा जीवाणु की उपस्थिति होती है, ये बात बता। इस लिखेंगे बेसिल, इसमें जो होती है बेसिलस, बेसिलस थूरी जीनसी, है ना। बेसिलस थुरीजीनसी नामक इसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इस जीवाणु की, इस बैक्टीरिया की उपस्थिति का कारण क्या होता है कि पौधे में कीटनाशक यानी कीटों को नाश करने के लिए पौधे में क्षमता जो होती है उसकी बढ़ जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास है ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इसमें कौन सा इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है? बेसिलस थुरीजीनसी बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके कारण इसमें क्या हो जाती है? किसकी क्षमता बढ़ जाती है? यानी कि इसमें कीटनाशक पैदा करने की क्षमता, यानी कीटा को नाश करने की क्षमता जो इसमें बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज आनंद से, बिना स्ट्रेस माइंड के पूरी ही वीडियो को देखेंगे और अपना अपना स्कोर देखेंगे कि हमारा कहाँ तक गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज बने रहिए, बस आपका बना रहना ही बहुत कुछ है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक, देखो प्रदूषक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, इस तरीके से आएगा, शय सही है, यानी मूर्धन्य से। प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी कैंसिल हुआ था ना 221 में 22 में जो पेपर कैंसिल हुआ था, वो सारा पेपर पिछले ही बार का आ गया था। तो प्लीज दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहरी निगाहों से देखना है। ठीक है, चलिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2, H2S, HCl या N2? तो इसमें आप बताएंगे कौन सा। यस, अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का प्रदूषकीय अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? वेरी गुड, क्या है बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड, क्या इजा हमारा आंसर होगा, क्या इजा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई जो ऑक्साइड होती है, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसमें SO2 होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के प्रदूषित अम्लीय वर्षा का मुख्य
कारक है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से निकलती है इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। उद्योग हैं, वाहन है, वाहनों के द्वारा ये उत्सर्जित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि वर्षा की बूंदें तथा ओस की बूंदें, या तो वर्षा की बूंदें होंगी या किसकी बूंदें होंगी, ओस की बूंदें होंगी। और इन बूंदों से मिलकर ये क्या बनाती है, अम्लीयता। क्या बनाएगी, ये बनाती है अम्लीयता। ध्यान रखेंगे, अम्लीयता क्या बनाती है, अम्लीयता बनाती है। कितना बना देंगे, अम्लीयता बनाती है। ठीक है, और इसका गुण क्या है, यही इसका गुण है। और इससे किसको, एक तो फसलों को नुकसान होता है, इमारतों को नुकसान होता है, और किसको, हमारे जो हमारी जो शरीर है, हमारी जो स्किन है, इसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछ लेगा सल्फर डाइऑक्साइड से किस किस को नुकसान होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से नुकसान होता है हमारी त्वचा के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारी इमारतों के लिए। जो इमारतें हैं उनका भी, उनके लिए भी नुकसान होता है। सही है, और ये किसके में, जो हमारी क्या है, जो जो मतलब कि वर्षा की बूंद और ओस की बूंदों के साथ मिलकर ये क्या, किसका निर्माण करती है, अम्लीयता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसर करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रावन है, सवाना है, या मरुस्थल है। भाई सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र, आपको मैं बताऊं, अगर ग्लोब की बात करें तो ये है, नहीं ये क्या है, विषुवतीय रेखा। और विषुवतीय रेखा के 23 इधर और 23 इधर, हाफ मतलब कि इधर और इधर, ये क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जो सदा हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दिमाग में आ गई होगी बात, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं। क्यों है, क्योंकि विषुवत रेखा नहीं है, ये हमारी इक्वेटर रेखा जो है, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री इधर पाए जाते हैं, यानी कि क्या है ये, और 23.5 डिग्री इधर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, यानी कि कैसे रहते हैं, हरे भरे हैं, सदाबहार रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती है, और पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या है ये, इनका जो यानी प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस करने का उत्पादन, इनका जो उत्पादन जो होता है बहुत सर्वाधिक होता है, और यह आदर्श मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको इंपोर्टेंट की सीरीज में आप डालें। निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा जो है पदार्थ जो आम को पकाने में प्रयोग में लाया जाता है। यस, तो कौन सा है, कैल्शियम। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों का, बहुत ही अच्छा, मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे बने रहिए। कैल्शियम कार्बाइड, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बाइड का जो कैल्शियम कार्बाइड है, और कैल्शियम कार्बाइड का मतलब क्या होता है, Ca, वेरी गुड, CaC2 क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को हम CaC2 बोलते हैं। इनका जो सूत्र क्या है, CaC2। ओके, ये आम को पकाने में काम में आता है। ठीक है, और इसको लिए हम क्या, आम को पकाने में, और इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक, इसे एसिटिलीन गैस। और जब ये CaC2 जब उसमें रखा जाता है तो क्या बनाता है, ये एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है कौन, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कौन, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस का निर्माण करके कच्चे आमों को पकाने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है, यहां से पूछ लेगा। कैल्शियम कार्बाइड कौन सी गैस उत्पन्न करता है,
एसिटिलीन गैस किस काम में आती है? कच्चे फलों को पकाने में काम में आती है, चाहे वो आम हो चाहे वो कुछ और भी हो। इस चीज़ को आप लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है हाँ सही है, तो प्लीज़ एक बार अब तो लाइक सब्सक्राइब कर ही लो कम से कम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती या फैलती है? यस दोस्तों, कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स? भैया एड्स तो नहीं होता, अप्राकृतिक यौन संबंध यानी कि बिना किसी उसके, तो उससे होता है एड्स। टाइफाइड किससे होता है? इसमें देखेंगे एनीमिया, एनीमिया भी गलत चीज है, एनीमिया सॉरी किससे होता है? लोहे तत्व की कमी से होता है। टिटनेस होता है, यानी कि टिटनेस भी गलत है। अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा, कौन बताएगा? यस, जल्दी बताएगा कौन? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, मैं नहीं बताने का, आप बताओ कौन सा है। वेरी गुड, टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो कौन सी फैलती है? टाइफाइड फैलती है। आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। कौन सा जी? टाइफाइड फैलती है। वेरी गुड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक रोग, दूषित जल है ये। कैसा है? दूषित जल है। इससे क्या हो जाता है? हमारी आंत है ज्वर, आंत ज्वर हो जाता है, यानी आंत का बुखार। अगर हम इससे कहें कौन सी बीमारी होती है? आंत का बुखार। आंत का बुखार इससे हो जाता है। ये पूछ लेगा आपसे कभी कभी कि आंत का बुखार टाइफाइड से होता है। टाइफाइड से कौन सी अंग को इफेक्ट होता है? आंत होती है, सही है। और यह रोग जो है साल्मोनेला, इससे लिखो, इस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया इसमें होता है? तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है, लिखो जल्दी से लिखो, साल, लिखो बेटा, साल मोनेला, है ना? साल्मोनेला टाई, लिखो, टाई टाइफोसा, टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु। प्लीज दोस्तों, अगर ये पूछ ले आपसे तो पूरा अभी लिख लेंगे। साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु इसके अंदर होता है, जिससे टाइफाइड होता है। दूषित जल पीने से टाइफाइड नामक किस बैक्टीरिया के होने से? साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के होने से ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज आगे चलते हैं, करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या है? नहीं है। इस नहीं को पहले सर्किट कर लो, इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो। चलो पहले तो ये काम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनो ऑक्साइड नहीं है, या मीथेन नहीं है। तो कौन सी नहीं है? जल्दी बताएंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? यस, कौन सी नहीं है ग्रीन? यस बताएंगे जल्दी, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल्दी बताएंगे। यस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, भाई ये तो है, ग्रीन हाउस गैस है ये तो। जल्दी बताएंगे और कौन सी? यस, जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलो मैं अब लिखता हूँ। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और क्या है? N2O, N2O का, और N2 क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। मीथेन CH4 है, CH4 होता है ना, क्या? मीथेन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। प्लीज दोस्तों ये आप लिख लेंगे, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी होती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मीथेन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो कौन सी नहीं है बताओ? चलो मैं नहीं बता देगा, आप बताओगे। अब नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, सब सही है, एक दोबारा। यस, बाकी सब सही है।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये चीजें आप देख लेंगे। और क्या नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं है। ठीक है, तो प्लीज सब मैंने आपको बता दिए, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन द्विबीजी बीज पत्री पौधा है? द्विबीजपत्री, अब द्विबीजपत्री के पौधा जो होते हैं जरा उनके बारे में आप लिख लेंगे। छोटी सी बात मैं लिखवाता हूं, लिखो वे पौधे, लिखो वे पौधे जिनके बीज, है ना, जिनके बीज दो पत्ती वाले, दो, लिखो दो पत्ती वाले, दो पत्ती वाले, या दो पत्ती वाले के लिखो दो दल, दो पत्ती वाले के बीच में दो दल होते हैं, उन्हें द्विबीजीय पौधे कहते हैं। लिख लो, उन्हें द्विबीजीय पौधे कहते हैं। जैसे लिखो, मैं तुमको कुछ उदाहरण भी बता देता हूँ। जैसे लिखो सरसों, है ना, क्या, सरसों, और अरहर, और बताओ मटर, और आप बताओ चना। तो ये कैसे हैं, ये वे फसलें हैं जिनके बीज दो पत्ती वाले, जिनमें दो पत्ती होती हैं, ध्यान रखना, दो पत्ती वाले या दो दल होते हैं, उन्हें द्विबीजीय पौधे कहते हैं। तो इसमें आप बताओ हमारा आंसर कौन सा होगा? बांस होगा? नहीं होगा। केला होगा? नहीं होगा। अरे गन्ना होगा? नहीं होगा। फिर क्या होगा भैया? सरसों होगा, सरसों। तो सरसों द्विबीज पत्री पौधा है। प्लीज दोस्तों लिख लो भैया, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जब डालेंगे, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, पेलीसीट के द्वारा। जल्दी बताएगा, कौन बताएगा आंसर किसके पास है? जल्दी बताएंगे प्लीज दोस्तों, जल्दी बताएंगे। यस, किसके द्वारा? अरे पौधों में जल का अधिग्रहण यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना, जाइलम। किसके द्वारा? जाइलम। वेरी गुड, यानी इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा जाइलम। तो जाइलम यानी पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण, पौधों में किससे करते हैं ये पौधे? मिट्टी से तो करते हैं जल का अवशोषण। तो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण किसके संचरण से होता है? जाइलम नामक ऊतक के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कै इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लीज दोस्तों इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और अपना पूरा काम करेंगे। यस, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अरे यही पूछ लेते, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अरे भैया ये पूछो मत, जरा सी चीज घुमा दी। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा है प्लीज भैया बताओ, बताएंगे मेरे भाई बहन। वेरी गुड, यानी क्या इज करेक्ट आंसर? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है भैया बहुत प्राचीन साहित्य है, प्राचीन ग्रंथ है। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों, समझ बात आ गई। और इसके मुख्य देवता का नाम बताइए क्या है? इसके मुख्य देवता हैं, हमारे ऋग्वेद के मुख्य देवताओं का नाम है इंद्र। कौन? इंद्र। इंद्र जो है इसके मुख्य देवता का नाम है इंद्र। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, अगर पूछने लगे तो आप बता भी देना। ठीक है हैं?
और मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं, इसमें ये बात बताई गई है कि चार्वणीय सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के थे, और इसमें भैया 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और मंडल को क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? पुरुष, अरे लिख लो भाई, पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, और कितनी है? 1028। 1028 क्या है इसमें? सूक्त हैं, और 10 क्या है इसमें? मंडल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जादू टोने, या जो थोड़ा चलो इसमें बता देता हूं। गद्य और पद्य में कौन सा टूटता है? यजुर्वेद। ये आया था यूपी पुलिस में। अर्थवेद, जादू टोने, अर्थवेद में चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाया जाता है? सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबके बारे में बता दिया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अर्थवेद में क्या है जी? जादू टोने। गद्य और पद्य में कौन सा टूटा जी? यजुर्वेद टूटा जी। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाया जाता है जी? सामवेद कहलाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए जब बताना ना सोचा मैंने कि चलो अब आप कह रहे हो तो मैंने बता भी दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। वेरी गुड, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अधिकतर क्या है पूछ लेते हैं, चलो हम बता भी देंगे। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ओहो, 99। अब ऐसे पूछ लेगा, आपसे अभी पूछा था वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, वह कौन सा पूछा था महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक निवास करती है, यानी मनुष्य निवास, जनजातीय निवास करती है, ऐसी था। तो उसमें आंसर तो आपको पता ही है, एशिया था जिसमें सबसे ज्यादा। यस, अब करते हैं हमारा ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, कार्बन यानी आर्गन एवं ओजोन। तो आप प्लीज दोस्तों बताएंगे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन 2 गैसों का है जो 99% पे अपना स्वामित्व हासिल, अपना राजापन दिखा रही है? वो गैसें हैं भैया 7, जल्दी बताएंगे, बताओ जल्दी से। 78% नाइट्रोजन। वेरी गुड, कितना है? 78% में तो भैया अकेली नाइट्रोजन है, और 21 में भैया कौन है? 21%, आपको पता है, यानी कि क्या ऑक्सीजन है, O2 है। समझ बात आ गई होगी। तो भैया इन दोनों गैसों से तो पूरी क्या हो गई, सबसे ज्यादा इन दोनों गैसों का समावेश तो हो गया है ना। ऑक्सीजन की कुल मात्रा वैसे कितनी, दोनों को लगा के 99 बन जाएंगे, यानी कि 8 और 1 9, 7 2 9, 99%। ठीक है, तो हमारा आंसर भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, बताना है भैया। हम पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण यानी कि विजिटिंग पर, घूमने, टूरिस्ट पर ले जाते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना? देखो आप जल्दी से बताएंगे भाई, मैं तो इसमें बताने वाला नहीं हूँ। टीम भावना का भी उदय होता है, पर वो लीडर के, जब तुम कोई लीडर बने में काम कर रहे हो जब। ठीक है, सामाजिकरण होता है जब तुम जाते हो। वेरी गुड, पर इससे भी कुछ अच्छा आंसर उसमें हो सकता है, तो हम सबसे बढ़िया वाले पे लगाएंगे। बच्चों में ऊर्जा विकसित होती है, तो ऊर्जा की तो इतनी नहीं कह सकते, बट इसमें छात्रों के लिए प्रत्यक्ष भैया, जब तुम लेके जाओगे, तुम जब लेके जाओगे इन्हें कहाँ, पर्यावरण अध्ययन कराने के लिए, दिखा के लेकर आओगे, चिड़िया घर ले जाओ, ट्यूलिप गार्डन ले जाओ, आप कहीं जहाँ भी ले जाना चाहते हो, आप कश्मीर लेकर जाना चाहते हो वहां ले जाओ, तो बच्चों को प्रत्यक्ष क्या कराओगे आप? अनुभव कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होती है, या मिट्टी भैया कठोर होती है? जो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी है उसका आप जल्दी से मेरे को आंसर बताएंगे। यस,
जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। क्या होती है? यानी कि जो कार्य रूप से शुष्क मिट्टी होती है उसकी ये विशेषता होती है, इस मिट्टी में लवणता अधिक होती है और सांद्रता अधिक होती है। इस मिट्टी में लवणता और सांद्रता अधिक होने के कारण कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की ये क्या है भैया? विशेषता है। यानी कि गे इज अ करेक्ट आंसर है हमारा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते करते बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो भैया क्यों आवश्यक है जल्दी बताएंगे। शिक्षार्थियों में कितना कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, इसलिए यह परीक्षा प्रणाली महत्व देना होता है, इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो बताएंगे दोस्तों प्लीज क्यों आवश्यक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? बताते रहिए भैया प्लीज, बने रहिए, बस बहुत जल्दी वीडियो को फिनिश करेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। क्या है? वेरी गुड। देखो शिक्षार्थियों ने कितना कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन होता नहीं। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखना नहीं। निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक जो भय बना रहता है ना, वो नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। परीक्षा प्रणाली महत्व देने हेतु ये नहीं। तो आगे आई होप गे इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं और करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्ण के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुनकर चुनकर चरना, रोग फैलाकर करना। तो ये जो होते हैं चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदल देते हैं? तो बताएंगे दोस्तों कैसे बदल देते हैं। वेरी गुड। ये है मतलब चुनकर चरना। चुनकर चरना, जो चरने वाले पौधे होते हैं वनस्पति को कैसे करते हैं? वो यानी चुन चुन कर चरते हैं और इसलिए उनको क्या कर देते हैं? पशु वनस्पति को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर अब मैं आपसे बात कहूँ, यानी कि आपने देखा होगा घास चरने वाले पशु सभी जो होते हैं वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते। आपने देखा होगा भाई, कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह के चरते हैं। और कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं। सब तो वनस्पति खा नहीं सकते, कुछ ही वनस्पति खाते हैं। और जिसमें से क्या होता है, वह धीरे 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 क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर क्या आती है? नई वनस्पतियां उगने लगती हैं। इसीलिए आपको चुन चुन कर वे खाते हैं और चरने वाले पौधे वनस्पति को इस तरीके से बदल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो प्लीज। तो कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कौन सा अस्थियों के लिए? किसके लिए? अस्थियों के लिए। यस। तो कैल्शियम और विटामिन, कैल्शियम और क्या है? विटामिन। तो कैल्शियम और विटामिन जो होते हैं हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है ना। कैल्शियम और क्या है? विटामिन। कैल्शियम और विटामिन कहाँ है? कैल्शियम और विटामिन यानी गे इज करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम और विटामिन जो होते हैं ये अस्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज इस चीज को लिख लेंगे। अब बात आती है कांटे वाली। अब बताओ मेरे को, चलो बताइए। जो अब हड्डियों के लिए कौन? कैल्शियम और विटामिन। दिमाग में बताइए, कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी, सी नहीं, गलत हो गया उसमें। वेरी गुड। कैल्शियम और विटामिन डी जो होते हैं हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक हैं। सही है। वेरी गुड। अब जो विटामिन डी है, अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। विटामिन डी का रासायनिक नाम। वेरी गुड। कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल वेरी गुड, बताओ। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों। और ये विटामिन हमें कहाँ से मिलती है? केवल प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। या आपसे कभी पूछ ले केवल प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह कौन सी विटामिन है
जो हमें सूर्य से मिलती है, तो विटामिन के मिलती है, ठीक, सॉरी विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट थैलागिरी। यस, जल्दी बताएंगे। थैलागिरी नहीं होगा, ये धौलागिरी होगा। क्या होगा? धौलागिरी। क्या होगा? धौलागिरी। यस, बताएंगे दोस्तों जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताएंगे। 17 का आंसर क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। क्या है? माउंट केटू। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। इसको हम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गार्डविन, गार्डविन और ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, तो यह चोटी जो है जम्मू कश्मीर के कहाँ पर स्थित है? काराकोरम जो श्रेणी है वहां पर। उसकी लंबाई कितनी है? 8611। कितनी है? 8611 मीटर। 6611 मीटर है, सही है, ध्यान रखेंगे ऊंचाई इसकी। और विश्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताओ चलो। विश्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जल्दी बताएंगे। एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट, ठीक है। जो कहाँ पर है? ये नेपाल में। और नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में बात आ गई है। और इसमें इसकी नेपाल में कितनी ऊंचाई है? इसकी नेपाल में ऊंचाई है एवरेस्ट की, कितनी है? 8848, ठीक है, मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आवश्यक है। प्राथमिक, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, स्तर पर जो शिक्षण की जो खेल विधि होती है, वो विधि किस पर क्यों आवश्यक है? विज्ञान के यानी कि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लिए आवश्यक है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए आवश्यक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत के लिए खेल की विधि आवश्यक है, शिक्षण विधि के सिद्धांत के लिए खेल विधि शिक्षण विधि की विधि आवश्यक है। तो बताएंगे दोस्तों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सी विधि आवश्यक है प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक स्तर पर। वेरी गुड, चलिए बताएंगे। जल्दी बताएंगे भैया। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आने लगे। यानी कि घ इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण विधि के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत के द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधि की खेल विधि विधि क्या होती है? आवश्यक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि होती है, शिक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। किसके? शिक्षण के सिद्धांत विधि पर ही आधारित होती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य बताओ क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वाभाविक रूप से उनके जो बच्चे होते हैं रुचि पैदा करना। क्या करना? बच्चों में रुचि पैदा करना। समझ में बात आ गई? बच्चों में क्या करना? रुचि पैदा करना। दोबारा समझ लो, मैं बता दूंगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आवश्यक है। क्यों क्यों आवश्यक है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। इससे क्या होता है? बच्चे में रुचि पैदा होती है, स्कूल जाने के लिए, खेलने के लिए, और हर एक चीज का स्वाभाविक रूप से उसमें रुचि का जो है, शिक्षा की देन करने के लिए, शिक्षा के लिए रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयनन मंडल, क्षोभ मंडल। तो बताएंगे दोस्तों कौन सी है? क्षोभ, वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गया आंसर। क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल।
तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे निचली जो परत होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल। वेरी गुड। और यह जो मंडल है पृथ्वी से कितना है, पृथ्वी से 18 से 8 यानी कि किलोमीटर, किलोमीटर ध्यान रखेंगे, है ना। इसकी जो है ऊंचाई पर स्थित है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर, ठीक है। और ध्रुवों से कितनी होती है, 8 किलोमीटर। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ऊंचाई पर स्थित होती है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ओलावृष्टि, है ना, बादलों का गरजना, वर्षा होना, ये सारी की सारी जो बवाल होता रहता है ना, वो क्षोभ मंडल में होता रहता है। सही है, तूफान, आंधी, वर्षा संबंधी घटनाएं सब इसी में ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसकी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है भैया, बता दो। स्कर्वी, वेरी गुड, है, बी से बेरी बेरी, इसे रतौंधी, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की कमी, थकान, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर भैया कौन है, किरण बेदी जी हैं। कौन सी है, किरण बेदी जी हैं, ना कि कौन है। और ये कौन कितने की थी, 1972 की आईपीएस अधिकारी थी। 1972 बैच की किरण बेदी जो है क्या थी, ये आईपीएस अधिकारी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहाँ है ये, शायद मुझे लग रही है अभी पांडेचेरी की, क्या है ये, क्या है ये, पांडेचेरी की है ये गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, कहाँ की, पांडेचेरी की, ध्यान रखेंगे आप इसका। ठीक है, इस मतलब ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। कब की है, 1972 बैच की पास आउट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असोम का प्रमुख एक सिंग वाला गैंडे के नाम वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे पिछली वीडियो देख लेना, सारे जितने अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट वाले अभ्यारण्य सारे ही मैंने वन्य जीव कराए हैं। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, और भैया कान्हा किसली मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, काजीरंगा असम, मानस भी असम। तो पर इसमें पूछ रहा है गैंडे के लिए कौन सा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताएंगे। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए एक संरक्षण, इसके संरक्षण के लिए असम राज्य में जो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करी गई थी। और कब करी गई थी, तो ये बताओ। ये करी गई थी जी 1908 में। कब करी गई थी, 1908 में इसकी स्थापना करी गई थी एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये, काजीरंगा में स्थित है। और काजीरंगा ये रहा आपकी स्क्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण भैया जल्दी बता दो, जल्दी कौन सा है। बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है, ग्रेफाइट है, कौन सा है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण बताइए, उदाहरण। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है किससे हुआ है, यह हुआ है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी के फटने से, जो ज्वालामुखी के अंदर जो है अग्नि चट्टानों का निर्माण जो ज्वालामुखी के फटने उद्गम होने से हुआ है। इससे निकलने वाला जो लावा होता है, क्या, इससे निकलने वाला जो लावा होता है, उस लावे के जम जाने से जो जम जाता है जो लावा, वो इनकी चट्टानों बन जाती हैं। कुछ बहुत कई वर्ष, हजार वर्ष पहले इनकी चट्टानों खनिज के रूप में बदल जाती हैं। और इन चट्टानों का जो उदाहरण है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रे नाइट, ग्रे क्या है, ग्रेनाइट, ठीक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, और कौन है, पैग्माटाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बात पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयोनोस्फियर। प्लीज दोस्तों जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर देंगे। यस, वेरी गुड। कहां पर वातावरण संबंधी आंधी, तूफान, ओला, वृष्टि, कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। यहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है। यहाँ पर सूर्य के से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें उनसे क्या होती है? ये रोकती हैं। जो परावैंगनिक किरणें आती है उनको ये रोकती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिख धर्म के संस्थापक के नाम बताओ। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? जल्दी बताएंगे। गुरु नानक देव। क्या था? गुरु नानक। इसको सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। हैं? गुरु नानक देव का नाम, जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। और तलवंडी क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब। तलवंडी के पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भूकंप की तीव्रता नाम मापने का यंत्र क्या है? जिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। जल्दी बताएंगे दोस्तों कौन सा है? यस, भूकंप की तीव्रता को मापने का अभी पीछे बताया था ना, है? क्या इज द करेक्ट आंसर? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। वायुमंडल में जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो होता है, क्या होता है सिस्मोग्राफ का यंत्र में? कौन से? रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर। इसमें कब? 1446, 14 लिखेंगे 14 में, और 69 में इसके लिए उसका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी डालूंगी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये ग्लोब बनाऊं मैं तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखते हैं, चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तिथि को सूर्य जो है प्रकाश लेकर के मकर रेखा पर लंबवत डालेंगे। ठीक है ना? क्या बताया मैंने? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर कैसा पड़ेगा? लंबा पड़ेगा। और क्या घटना घटित होगी? है? मकर संक्रांति। क्या? मकर मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी सत्यानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी मनमोहन राय हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। राजा राम राजा राम मोहन राय। यस, वेरी गुड। सत्याग्रह प्रकाश के तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन है? स्वामी विवेका, जल्दी बताएंगे कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, स्वामी दयानंद सरस्वती, अलाइट ऑफ एशिया, सत्याग्रह प्रकाश, है ना? सही है, समझ में बात आ रही है? वेरी गुड। सत्याग्रह प्रकाश के लेकर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 18 लिखो बेटा, 1875, 1875 में बंबई में एक आर्य समाज की, किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या था? बताओ। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या था? इनका प्रसिद्ध वाक्य था, कम बैक टू वेद।
यानी कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर? वेदों की ओर, यानी कि वेदों की ओर लौटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बिहू, यस, बिहू किसका है? असम का। बिहू किसका होगा? असम का होगा भैया बिहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला, अभिकर्मक, खाद्य जाल, बायोमास या पिरामिड? खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। हाँ, क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। क्या? खाद्य श्रृंखला। जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह के जो खाद्य जाल को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। वेरी गुड। खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर जो होगा गे इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला मैं आपको बताऊं क्या होता है खाद्य जाल। जो खाद्य जाल होता है परस्पर समूह के जो श्रृंखला होती है उसी को खाद्य जाल कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें एक कारक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होता है, नहीं जोड़ते हैं, बल्कि एक दूसरे के परस्पर से संबंधित होते हैं। इसी को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप खूब मजा आया होगा, खूब अच्छी तरीके से आपने वीडियो को मेरा देखा होगा। तो आपको और आपके माता पिता को मेरे चरण स्पर्श वंदे मातरम करते हैं अपनी क्लास को मतलब कि एंड। और प्लीज दोस्तों अगर मजा ना आया हो तो लिख देना भाई, जैसा भी आपकी इच्छा करे, पर प्लीज मैंने तो अपना 100% दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लाने की मैं फिर तैयारी कर रहा हूँ। और जब तक प्लीज दोस्तों अब तो लाइक कर ही दो भाई, ईर्ष्या छोड़ो, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। अगर कुछ नया है अभी और भी कुछ आपको लग रहा है तो उसके लिए भी बताइए, और आपका भाई आपके लिए हर समय तैयार है दोस्तों। प्लीज चलो बने रहिए। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो हैं, और बस पढ़ाई करते रहो। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ अब जल्दी सफल होगे, बहुत जल्दी सफल होगे। भगवान सबका साथ देता है।